नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी बीच दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। तो वहीं रायपुर समेत देश भर में आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश, पंजाब, रायपुर समेत दिल्ली में कई जगहों पर नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई। दावा है कि 2 घंटे से ज्यादा चली ईडी की पूछताछ में 20 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में बीती रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली हाईकोर्ट से उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन के पहलू की जांच के सिलसिले में किसी तरह की सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद हुई है। इस मामले में यह 16वीं गिरफ्तारी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी डरी हुई है। विपक्षी दलों के बैंक खाता सीज किया जा रहा है। प्रमुख नेताओं को भाजपा के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। केजरीवाल हो या सोरेन हो, बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करार दे रही है। देखिए, भाजपा डरी हुई है और मोदी सरकार की विदाई स्पष्ट नजर आ रही है। इसलिए विपक्षी दलों के बैंक के खातों को सीज किया जा रहा है। विपक्ष दल के प्रमुख नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वो केजरीवाल जी हो या सोरेन जी हो। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस प्रकार की हरकतें कर रही है। और ईडी तो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिजाइनर बन चुकी है। वो भाजपा के लिए चंदा व्यवस्था करती है और भाजपा के लिए विपक्षी दल के नेताओं को खामोश कराती है। उसके बाद भाजपा के नेता आते हैं और विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ चरित्र हनन में बयानबाजी करते हैं। तो पूरी तरीक़े से देश में अराजकता दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार से डरी हुई है। वहीं भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए जैसी करनी वैसी भरनी करार दे रही है। भाजपा का दावा है कि आपके 4 सहयोगी पहले से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। बीजेपी ने दावा किया कि 55,000 करोड़ रुपए शराब घोटाले का मामला है। भाजपा ने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद देश में आपातकाल लगा चुकी है और वह अभी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। अंतोगत्वा शराब घोटाले के आरोपी श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल की हवा खानी पड़ी। लगातार 1 वर्षों से उनसे जानकारी मांगी जा रही थी। उनके 4 सहयोगी पहले से जेल में हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गिरफ्तारी से की रोक से इनकार कर दिया और जेल से इनकार कर दिया। इसके बाद चूँकि बहुत बड़ा मामला है, 5,500 करोड़ के शराब के घोटाले का मामला है, राजस्व की डकैती का मामला है, अब वो जेल से ही अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन सारा दोष देश की प्रतिष्ठित एजेंसियों के ऊपर, सारा दोष अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मढ़ते हैं तो ये बहुत गलत बात है। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। और उनके साथ हैं कांग्रेस के मित्र जो खुद देश में आपातकाल लगा चुके हैं। संवैधानिक जो व्यवस्था थी उसे छिन्न भिन्न कर चुके हैं 1974 से लेकर 77 तक। अब वो भी दुहाई देते हैं लोकतंत्र की। यहाँ पर अगर जीत हुई है तो सच्चाई की हुई है। यहाँ पर अभी बहुत सी परतें खुलनी बाकी है कि कितने षड्यंत्र करके घपले किए गए, ओवर रेटिंग की गई और शराब के सिंडिकेट को जिस प्रकार से वहाँ प्रतिष्ठा दिया गया, ये सारे मामले आने वाले समय में खुलेगा। और केजरीवाल जी, आप एक इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं, आपको कानून तो मानना ही पड़ेगा। आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये बहुत गलत बात है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि थकाने, हराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग आंदोलन से निकले हुए पार्टी के लोग हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार आंदोलन करेंगे। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के अलावा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह वाले लोग हैं। हम ना थकने वाले, ना डरने वाले, ना बैठने वाले हैं। हम संघर्ष के आदी हैं। हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम तब आंदोलन करें तो आज क्यों छोड़ देंगे? तो हमको तो नहीं डरा सकते। तो यही कारण है कि जो डरा नहीं, जो घुटने नहीं टेका, वो जेल जाएगा। तो जेल बाबा साहब भी गए, जेल आपके गांधी जी भी गए, जेल शहीद आजम भगत सिंह गए। हम भी जाने को तैयार है। जेल भरना पड़ेगा, जेल भरेंगे, उसमें कौन सा बड़ा बात है? हमारा एक दूसरा घर तो जेल बना ही रहता है। हम जेल जाने को नहीं डरते, हम जेल जाएंगे।
कथित शराब घोटाले मामले में पहली गिरफ्तारी 2022 में हुई थी। तब ईडी ने समीर महेंद्रू को 28 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। महेंद्रू देश के सबसे बड़े शराब कारोबारी हैं। ईडी का दावा है कि महेंद्रू कथित शराब घोटाला में 2 भुगतान किए थे। इनमें से पहले दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा को 1 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि दूसरा भुगतान गुरुग्राम स्थित कथित बिचौलिए अर्जुन पांडे को लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए देने का दावा है। एजेंसी का दावा है कि पांडे ने विजय नायर के कहने पर रुपयों की वसूली की थी। इस पूरे शराब घोटाला केस में अब तक समीर महेंद्रू, पी शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है। यह गिरफ्तारियां 2022 में हुई थी। इनके अलावा 2023 में ईडी ने गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, राघव मगूटा, अमन धाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं 2024 में अब तक की केजरीवाल की सबसे बड़ी और दूसरी गिरफ्तारी बताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि कट्टर ईमानदार केजरीवाल अब सलाखों के पीछे से सरकार कैसे चलाएंगे और लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। TV27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो कथित शराब घोटाले मामले में बीती रात पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है और केजरीवाल की। आपको बता दें कि कोर्ट से उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन के पहलू की किस तरीके से जांच अब लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी डरी हुई है। वहीं विपक्षी दलों के बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं। प्रमुख नेताओं को भाजपा के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। चाहे केजरीवाल हो या सोरेन हो, बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगाया है। तो केजरीवाल गिरफ्तार, अब आगे क्या, किस तरीके की अब रणनीति सामने आ रही है, किस तरीके से अब राजनीति होगी, बड़ा सवाल। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं। तो बड़ी बात इस तरीके से अब इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के लिए ईडी की टीम राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची और रिमांड की मांग की। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से इस मामले पर अपनी अपनी दलीलें रखी गईं और दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। वहीं आपको बता दें कि ईडी की टीम राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची और रिमांड की मांग की। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से इस मामले पर अपनी अपनी दलीलें रखी गई और दलीलें पूरे होने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। ईडी की तरफ से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड फिलहाल मांगी गई है। तो 10 दिन की फिलहाल अभी रिमांड जिस तरीके से मांगी गई है, फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी के साथ साथ प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही। लेकिन अब फैसला सुरक्षित रख लिया। अब आगे किस तरीके से क्या कुछ रहेगा, क्या किस तरीके के समीकरण बनेंगे, अन्य दलों को भी कितने सबक लेने की जरूरत है, जल्दी से जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं आज जानेंगे और समझेंगे। अन्यतम शुक्ला जी हैं, आप प्रवक्ता। अन्यतम जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। अंशुल मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल टिकरिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राहुल जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आज अन्यतम शुक्ला को लेकर के। अन्यतम जी, लगातार सम्मन पे सम्मन जारी हो रहे थे और आखिरकार ये नौबत आ ही गई कि ईडी खुद आई और अब पूछताछ जारी और पूछताछ को लेकर के सिलसिला लगातार जारी है। जरा सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जिस दौर पे आज देश आ गया है, ये एक बहुत खतरनाक दौर है। इस दौर में तमाम एजेंसियां, तमाम संवैधानिक संस्थाएं, तमाम वो सारा संवैधानिक ढांचा, वो सारा जनतांत्रिक ढांचा आज इस स्तर से आके खड़ा हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीनरी का हिस्सा बन गया है। और जिस तरीके से विपक्ष पे लगातार एक के बाद एक प्रहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो 400 पार का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ वो जमीन पे डरी हुई है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को आज भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया है। वो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का एक फिक्स पैटर्न बन गया है कि वो लगातार एक तरीके से किसी एक पर्टिकुलर नेता के खिलाफ एक भ्रामक प्रचार करती है, फिर उस भ्रामक प्रचार को किसी न किसी तरीके से तरजीह देती है, तथ्य बनाने की कोशिश करती है और फिर आखिरी में किसी ना किसी को अप्रूवर बना के वो ईडी, सीबीआई, आईटी छोड़ के उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो ये बीजेपी का एक तथाकथित ट्रेंड है जिसके जरिए वो हमेशा ऑपरेट कर रही है, उनका मॉडस ऑपरेशन। राहुल टिकरिया जी, अब लगातार गिरफ्तारी किस तरीके से पूछताछ, ईडी सीधे सब कुछ करा है, लेकिन सीधे सीधे ये आरोप लग रहा है कि सब कुछ बीजेपी करवा रही है। भाई
और चुनाव में भी लड़ने से रोक रही है, ये बीजेपी का कहीं ना कहीं एक प्लान है। जरा आप पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का स्टंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्रवाई नहीं है, ये जांच एजेंसी का मामला है और ये कोई आज का मामला नहीं है। कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को समन भेजा गया, उसके पहले भी 15 गिरफ्तारियां हुई, ये 16वीं गिरफ्तारी है। तो जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी का जो टीम है वो पहले ही सलाखों के पीछे था। आज जांच लगातार समन भेजने के बाद भी ये उपस्थित नहीं होते तो ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की। इसमें गलत क्या है भाई? ये जांच एजेंसी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल मामला नहीं है। ये किसी भी प्रकार से जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कार्रवाई करवा रही है, ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं छत्तीसगढ़ से जुड़ा हूं। छत्तीसगढ़ में भी शराब के घोटाले हुए, यहाँ पे भी गिरफ्तारियां हुई और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का स्टंट नहीं है, जांच एजेंसी का मामला है और जांच एजेंसी अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। जी अंशुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, अन्य राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं निशाने पर हैं, आपकी प्रतिक्रिया? सोनित जी, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि जब मैं 100 मीटर रेस की दौड़ में दौड़ा तो पहले स्थान को प्राप्त किया। पहले स्थान को इसलिए प्राप्त किया क्योंकि मैंने आजू बाजू झांक कर देखा कि मेरे साथ कोई दौड़ने वाला था ही नहीं, इसलिए मैंने पहले स्थान को प्राप्त किया। आज देश की जमहूरियत जो लोकतंत्र है, आज उसी पैमाने पर खड़ा हुआ नजर आता है। जितने विपक्षी नेता हैं, सारे विपक्षी नेताओं को ऊपर कहीं ना कहीं ईडी आईटी का दर्द और दबाव दिया जाता है। अभी माननीय प्रवक्ता बीजेपी के ने कहा कि हम कुछ नहीं करवा रहे हैं, ईडी तो अपना काम कर रही है। तो माननीय प्रवक्ता जी से थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय प्रवक्ता जी, जरा ये बता दें कि पिछले 10 साल में ईडी ने बाकी 95% को छोड़ दे विपक्षी नेताओं को, बीजेपी के कितने नेताओं के ऊपर ईडी की रेड पड़ी गई है, थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण दे दें। और माननीय प्रवक्ता जी से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ईडी जो है आज से 8 महीने पहले 5 बड़ी कंपनियों के ऊपर रेड लगाती है और वही बड़ी 5 कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत आप ही की बीजेपी को चंदा देती हैं और ईडी जो होती है उसके बाद अपने केस को खारिज कर देती है। माननीय प्रवक्ता जी से मैं सवाल पूछूंगा, आपका ही सवाल पूछूंगा, लेकिन इसी बीच एक सवाल मैं भी ऐड कर रहा हूं अपना कि जो मीडिया एक रिपोर्ट से उसके तहत 85% विपक्षी नेता ईडी के शिकंजे में हैं। सर, अब जरा मैं चाहूंगा कि बीजेपी प्रवक्ता से अंशुल जी के सवाल का जवाब दें। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, जिस प्रकार से यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, अब कर्नाटक में देखे होंगे कि पहले चुनाव हुए, चुनाव के पहले वहां पर भी कार्रवाइयां हुई और हम सत्ता से बाहर भी हुए और उस समय ये कहते थे कि बड़ा वाहवाही लूटते थे कि चलो भाई वहाँ पे कार्रवाइयां हो रही है, नोटों के बंडल मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सरकार है वहाँ पे छापे नहीं पड़ेंगे और वहाँ पे कार्रवाइयां नहीं होंगी। जहां पर गलत होगा वहाँ पे कार्रवाई होगी। और रही बात, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से बचाव कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के रूप में ये बचाव कर रहे हैं, ये वही छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने यहाँ पर भी शराब घोटाला कर डाला था 2000 करोड़ का। तो जाहिर सी बात है, चोर चोर मौसेरे भाई। और मैं आपको बता दूं, अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, मैं पुनः कह दूं, जांच एजेंसी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का कहां से मामला बनता है भाई? ये बता दीजिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जवाब दूंगा जल्दी से। समय बत का मैं जी अपनी बात रखें। जी जी, ये बहुत अच्छी बात देखिए इनके श्रीमुख पर निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मामला ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि ईडी के प्रवक्ता बने आप क्यों बैठे हैं? आप कहिए ना एक में सुर मिला के दूसरी बात, शराब घोटाला हो गया। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ आपको, कौन से कोर्ट ने आज तक निम्न स्तर के कोर्ट से लेकर हाई सुप्रीम कोर्ट तक मुझे ये बता दी कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है? कहां लिखा गया हुआ है? ये झूठ बोलकर आप इस प्रकार से नहीं जा सकते मान्यवर। और कर्नाटक की बात आपने जहां तक ईडी की एक भी रेड नहीं पड़ी है, अच्छा अंशुल जी, वैसे ना जो ये पूरा सिनेरियो सामने आया, इसमें बच के रहना है क्योंकि राहुल गांधी को भी लेकर के नेशनल हेराल्ड के मामले में जांच के दायरे में कहीं ना कहीं मान्यवर हम कांग्रेसी हैं, हमने बच के रहने वालों में से नहीं है। मतलब बच के रहने से मतलब अभी जांच का सामना करना है, जांच का सामना करना है, ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है। आदरणीय आज मीडिया की यही हालत हो चुकी है। आज पहले हम गोरों से लड़े थे, अब हमें चोरों से लड़ना है। आंदोलनों से बने हुए लोग हैं। ठीक है, लेकिन बस ध्यान रखिए, सांच को आंच क्या, आप हर तरीके की जांच कराइए, आपको ये कहना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार अन्यतम चीज आपके पास आ रहा हूं। लगातार जिस तरीके से जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आप पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्या पदाधिकारी ने दिल्ली से लेकर के राज्य में प्रदर्शन किया, क्या अब एक आपकी छवि एक राष्ट्रीय परिदृश्य में एक नए स्तर पर लाने की एक कोशिश है इस प्रदर्शन के जरिए? क्या
देखिए, कोई छवि बनाने और बिगाड़ने की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी में आज भी 90% लोग जो पार्टी के साथ जुड़े हैं वो आम लोग हैं, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरा खुद भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि आज वो लोग सड़क पे उतरे हैं जिन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक जननायक है, जिन्होंने पहली बार इस देश की राजनीति को एक ऐसी दिशा दी जहां पे लोगों के मुद्दों पे काम हो रहे थे, जहां लोगों की जनहित हो रही थी, एक ऐसी उम्मीद की किरण लोगों के बीच जगाई थी जो भारतीय जनता पार्टी ने सदियों से, दशकों से दमन करके दबा दिया था। उन लोग आज सड़क पे उतरे हैं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं है, ये आम लोग भी हैं जो अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस दमन पूर्वक नीति को, और उससे भी ज्यादा आज सड़क पे उतरने वाला वो लोग, ये सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि देश में वापस वो दौर लौट आया है जिस दौर में विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, विपक्ष की गला घोट दिया गया था। अच्छा ठीक है जी। अनुपम जी, एक बात बताइए, सारी चीजें एक तरफ आप लोगों ने आरोप लगाया, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन जब इस पार्टी की शुरुआती दौर से किस तरीके से जुड़े, अन्ना हजारे ने भी साफ तौर पर कुछ कहा है, आपने भी सुना होगा, उस पर भी जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, अन्ना हजारे आंदोलन के प्रणेता थे, आंदोलन के वरिष्ठ थे, और उन सबके प्रति हम सभी का हमेशा ही आदर सत्कार रहेगा। लेकिन आदर सत्कार रहने के साथ साथ एक और बात जो मुझे लगता है कि राजनीति बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है और लॉ इससे भी कॉम्प्लेक्स चीज है, और अक्सर जो देश का जो जिस तरीके का माहौल और राजनीति गढ़ा जाता है उसमें अक्सर लोग भ्रम की जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं इससे ज्यादा उनकी टिप्पणी पे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे लगता है जो सपना रामलीला मैदान से देखा गया था उसके लिए आज भी लड़ाई संसद से लेके जमीन तक हो रही है। वो तमाम स्कूल और अस्पताल जो दिल्ली में बने वो उस सपने को साकार कर रहे हैं। वो तमाम स्कूल और अस्पताल जो आज की डेट में पंजाब में बन रहे हैं, वो तमाम राशन जो पंजाब के लोगों को उनके घर पे मिल रहा है, जो ये पार्टियां पहले जो भारतीय जनता पार्टी और इनका भ्रष्ट तंत्र डकार जाता था, वो आज रामलीला मैदान के सपने को आज भी पूरा कर रहे हैं। ये बात अलग है कि दमन जब अपने अहंकार पे आता है, जब सत्ता का अहंकार अपने नशे पे आता है, तो जिस तरीके से 75 का दौर में उस समय के अहंकारी सरकारों ने भी किया था, जिसे आप सत्ता का अहंकार कह रहे हैं, मैं इस सवाल का जवाब राहुल जी से लेना चाहूंगा। और राहुल जी, जब आप लोगों से जब ये सवाल किया जाता है तब आप लोगों की तरफ से जवाब ये आता है ये तो जांच एजेंसियां करें, इसमें बीजेपी क्या, तो कैसे स्पष्ट करेंगे कि भाई बीजेपी अलग है, जांच एजेंसियां अलग है, केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है? बिल्कुल, मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो जांच एजेंसी ईडी और आईडी का विषय है, ये गठन कब हुआ? मनमोहन जी की सरकार में, कांग्रेस की ही सरकार में ईडी आईडी का गठन होता है। इनको अपने ही बैठाए और अपने ही द्वारा गठित जांच एजेंसियों के ऊपर आज भरोसा नहीं है। राहुल जी, ये कोई तर्क नहीं होता कि कब गठन हुआ। जरा सुनिए भाई साहब, अरे जरा सुनिए, घर में गठन कर गए होंगे, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपके पूर्वज मान्यवर, आपके पूर्वजों ने 100 एकड़ जमीन खरीदी होगी। अच्छा जी, अंशुल जी, एक करके आऊंगा, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। चलिए, अपनी बात पूरी करिए राहुल जी, फिर मैं अंशुल जी से ही लूंगा प्रतिक्रिया। अंशुल जी कह रहे थे कि कौन से कोर्ट ने बताया कि शराब घोटाले हुए हैं। मैं बता दूं, जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला हो, चाहे दिल्ली में ये 16वीं गिरफ्तारी का मामला हो, ईडी जरूर गिरफ्तार करती है। देखिए, फिर अगर जांच उठेगी तो फिर सवाल भी उठेंगे, फिर ये भी सवाल उठेगा जब सीबीआई को तोता कहा गया था किस तरीके से, वो भी सवाल उठेगा। इस सवाल का भी फिर जवाब देना होगा। जी, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं अंशुल जी के पास आऊंगा। जी, मैं बता दूं, ये कह रहे थे कि न्यायालय ने कब बताया कि शराब घोटाला हुआ, कौन से न्यायालय ने प्रमाणित किया? तो मैं बता दूं, ये 16वीं गिरफ्तारी है दिल्ली में। तो जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं उनको रिमांड के लिए कोर्ट में ही प्रस्तुत किया गया है, और कोर्ट ने ही रिमांड दिया है, न्यायालय ने ही रिमांड दिया है, कोई ईडी ने रिमांड नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, आग लगी है, धुआं उड़ा है और ये कार्रवाइयां हो रही है। अगर चोरों के ऊपर कार्रवाइयां और उसमें किसी भी प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का विषय नहीं है। और मैं पुनः कह दूं, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई मामला नहीं है, जांच एजेंसी का मामला है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अंशुल जी, देखिए, जांच एजेंसी अलग है, सरकारी बहुत सिस्टम अलग है मान्यवर, लेकिन इनको थोड़ा पता नहीं है कि अभी तक आज दिनांक तक ट्रायल भी नहीं हो पाया है किसी भी अक्यूज का, जो आरोपी आप लोगों ने आपकी तथाकथित ईडी ने बनाया। और मैंने अभी आपसे पहले पूछा ना राहुल जी, अभी प्रश्न किया ना कि 5 कंपनियों के ऊपर ईडी की रेट 8 महीने पहले पड़ती है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत मोदी जी को पैसा पहुंच जाता है और उसके बाद उनके पास ईडी के जितने भी केस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो मान्यवर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में जो ईडी का गठन हुआ था वो कैसे हो गया?
मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैसे पता चला आपको? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे पता चला? ईडी की वेबसाइट पर एक बार मैं बता रहा हूँ, आप ईडी की वेबसाइट पर जाइए, थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको वो 5 कंपनियों के नाम भी बता दूंगा अगर आपको लगे तो। लेकिन एक बार ईडी के एक्स पर चले जाइए, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनके सारे सबूत समाप्त हो जाते हैं। और तीसरी बात, जो महाराष्ट्र में जो नेताओं को आप गलवैया कर रहे हो, उनके भी केस आज की दिनांक में समाप्त हो गए क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी के भी केस समाप्त हो गए हैं क्योंकि वह मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, आधिकारिक ईडी ने पुष्टि कर बैठी है। तो कहां से आज की जो डिबेट आम जनता देख रही होगी ना, वो सोच रही होगी कोई तो इसमें साफ कोई नहीं है। अब देखिए, अगर भूपेश बघेल साहब की बात करें तो वो देखिए, वो भी महादेव सट्टा ऐप को लेकर के, तो हर कोई इसमें कहीं ना कहीं लिप्त पाया जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसियों पर सवाल उठता है। सबसे बड़ा ये सवाल है, जो प्रतिष्ठित जांच एजेंसियां हैं, उन जांच एजेंसियों में काम करने वाले लोग, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी साख कहीं ना कहीं दांव पर लगती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अन्यतम शुक्ला जी, कुल मिलाकर के लगातार जिस तरीके से जो भी घटनाक्रम रहा, जो सिनेरियो सामने आ रहा है, अब आप पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम सड़कों का है, अगला कदम संघर्ष का है। आम आदमी पार्टी पैदा ही संघर्ष से हुई है और आने वाले लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी इस बात को निश्चित करेगी कि वो सरकारें जो दमन पूर्वक सत्ता में है, वो पार्टियां जो दमन पूर्वक सत्ता में है, जो लोगों के दमन करके, लोगों की आवाज दबा के, जो विपक्ष की आवाज दबा के सत्ता को एन प्रकारेण अपने पक्ष में रखना चाहती है, उसके खिलाफ जमीन से लेके संसद तक जो भी करना पड़ता है इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सब कुछ करेगी और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। राहुल जी, कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्या इस बात की एक संभावना लग रही है? और अगर लग रही है तो पार्टी कितना सचेत है? आप लोग एक फाइनल कमेंट। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार एनडीए 400 पार जाएगी। आप देखिएगा, किसी भी प्रकार से हमें खामियाजा भुगतने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं वो खामियाजा भुगत रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही है, वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार कर रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिएगा इस बार एनडीए की टीम जो है 400 पार जाएगी। हम आश्वस्त है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रचंड मतों के साथ में भारत में बनने वाली है। जी अंशुल जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा कि अभी तमाम सारे मुद्दे जिनकी जांच का जो दायरा अभी बढ़ सकता है, तो इसलिए जो महाभ्रष्टाचारी हैं, जो महाअहंकारी हैं, वो तो एरोप्लेन में बैठ के, महंगे एरोप्लेन में बैठ के भूटान का दौरा कर रहे हैं। अगर 400 पार का नारा इतना विश्वसनीयता के साथ मोदी जी ने दिया था तो वो डरे हुए क्यों बैठे हुए हैं? क्यों पूरा अपनी बीजेपी को कांग्रेस युक्त बीजेपी करके बैठे हुए हैं? अगर हिम्मत थी, हिमाकत थी, 36 से 56 इंच का सीना था, तो जनता के जनार्दन के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 प्रश्नों का जवाब देके बता देते तो समझ में आ जाता कि लोकतंत्र जमहूरियत को कितना सरमाथे पर रखते हैं। चलिए, यही समय यही सवाल मैं बीजेपी से करता तो बीजेपी कहते अभी तक लोकसभा तैयारियों को लेकर के कांग्रेस अभी 2G की स्पीड से चल रही, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। खैर चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुल जी आपका भी, राहुल टिकरिया जी आपका भी, और अन्यतम शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गिरफ्तारी पर आ पा रहे, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि जिस तरीके से आप पार्टी जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में कि जांच एजेंसियों की साख, उनकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर लगती है। नमस्कार।